My son is 4.3 years old with fleeting eye contact. There is no meaningful speech. Doctor has recommended antipsychotic medicine. What to do? इससे पहले भी medicine related questions पर था questions. अभी एक बहुत वर्ड स्पेसिफिकली किसने यूज़ किया, जो 4 साल 3 महीने का बच्चा है और वो इस तरीके से आई कांटेक्ट और हैंड फ्लैपिंग या कुछ इस तरीके की चीज़ें शो की हैं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसको माइल्ड ऑटिज़म या जो भी, मतलब माइल्ड वर्ड छोड़ देते हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के ऊपर बच्चा सस्पेक्टेड है और उसको डॉक्टर ने एंटीसाइकोटिक मेडिसिन प्रिस्क्राइब की हैं। और इससे मिलते जुलते और बहुत सारे सवाल हैं कि क्या हमें बच्चों को दवाइयाँ देनी चाहिए। मैं इस पर बहुत बार बात कर चुका हूँ, एक बार फिर से मैं इस चीज़ पर बात करना चाहूँगा। ये ना एक कोलैबोरेटिव एफर्ट चाहिए जिसमें कि मेडिकल ओपिनियन भी मैटर करता है, डॉक्टर्स का ओपिनियन भी मैटर करता है। अगर मेरे बच्चे में ऑटिज़म स्पेक्ट्रम के साथ साथ अगर एग्रेशन बहुत ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन है, गट इश्यूज़ हैं, स्लीप इश्यूज़ हैं, हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, हीटिंग टू सेल्फ, हीटिंग टू अदर्स है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो वहाँ येस मेडिसिन्स का रोल आ सकता है। अब देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, आई एम नॉट द पर्सन, लेकिन ये कौन बताएगा आपको। 3 तरह के स्पेशलिस्ट होते हैं जो आपको इस चीज़ के लिए बेस्ट गाइड कर सकते हैं। सबसे पहले एक डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन या चाइल्ड साइकेट्रिस्ट और या फिर पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। इन 3 में से आप ओपिनियन लीजिए और उनसे ये पूछिए। बहुत सारे पेरेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि क्या इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। मैं कहता हूँ ठीक है, आप क्वेश्चन कीजिए ना। आपको डॉक्टर ने एक दवाई लिख कर दी, आप डॉक्टर से एक बार बात कीजिए, वो क्या जवाब देते हैं, वो इस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। अगर आपको लग रहा है कि उनसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली तो एक सेकंड ओपिनियन ले लीजिए, एक थर्ड ओपिनियन ले लीजिए, और अगर आपको लगता है कि उनके ओपिनियन में एक पैटर्न नजर आ रहा है तो फिर आपको उनकी बात माननी चाहिए। तो ये चीज़ समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को भी आप ब्लाइंडली फॉलो कर लीजिए। पर्टिकुलर उस बच्चे को एंटीसाइकोटिक क्यों प्रिस्क्राइब किए गए हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अगर किसी डॉक्टर ने किए हैं तो डेफिनेटली उसने अपनी एक्सपर्टीज को ध्यान में रखते हुए किए हैं, अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर है तो। और अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो आप सेम जो मैंने आपको स्पेशलिस्ट बोले, किसी सेकंड स्पेशलिस्ट से आप ओपिनियन ले सकते हैं। जहाँ तक ये बात आती है कि नहीं देना चाहिए तो नहीं क्यों, मतलब हमें डाउट है कि साइड इफेक्ट्स, तो मैं समझना चाह रहा हूँ कि पहले एज अ पेरेंट मैं डॉक्टर से पूछूंगा ना कि इस दवाइयों के साइड इफेक्ट्स हैं क्या, आप बता दीजिए। हमें वॉचफुल रहना है। ऐसा तो है नहीं, ईश्वर ना करे कि किसी ने भी मुंह में दवाई डाली और कुछ हो गया, ऐसा तो होता नहीं है। कोई साइड इफेक्ट है तो मतलब कोई साइड इफेक्ट के लक्षण नजर आने शुरू होंगे, तो डॉक्टर से इस चीज़ के बारे में बात कीजिए कि ऐसा कौन सा साइड इफेक्ट होता है जो मुझे अगर पता चले तो मैं इमीडिएटली आपके पास आऊँ। मुझसे ये भी कहा जाता है कि ये दवाई दी, बच्चा सो ही गया, बच्चा सुस्ती हो गया, बच्चा तो चेंज ही हो गया। इसका मतलब कि उसकी दवाई की जो डोज थी वो शायद थोड़ी ज़्यादा थी, जो बच्चा ज़्यादा स्लीपी हो गया। ये जो मेडिसिन है ये कोई स्लीप वाली मेडिसिन थोड़ी ना है, ये तो कोई मेडिसिनल फॉर्मुलेशन के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं। अगर आपको लग रहा है कि इसको देने के बाद मेरे बच्चे में ज़्यादा ही कोई सुस्तपन आ गया है या ज़्यादा ही बहुत ज़्यादा है, इसमें वो नींद में जा रहा है, आप डॉक्टर के पास वापस जाइए और वो उसकी डोज को सेट कर देंगे। ये होता है बहुत सारे बच्चों में। हमें दवाई की डोज को सेट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि 4-6 बार डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। महीने, 1.5 महीने, 2 महीने लग सकते हैं उसकी दवाई को सेटल होने में। तो वो आप एक बार उनसे बात कीजिए, लेकिन ये ट्रस्ट इशू है। आपको लगता है कि एक डॉक्टर से या किसी एक प्रोफेशनल से, कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कोई भी हो, अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा इससे अभी वो चीज़ नहीं मेरे को अभी तक समझ आई है, तो एक सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेते हैं ना। आज की डेट में सब चीज़ें विद इन रीच हैं, उसके बाद लेना है। तो दवाई के लिए अगर ज़रूरी है और अगर हम देते हैं और अगर वो डोजेस सेट बैठ जाती हैं, हमने बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। लेकिन अब इसका एक समझना है कि क्या ये ऑटिज्म और ये सब चीज़ों को ठीक करने की दवाइयाँ हैं? नहीं, दवाई ऐसी कोई नहीं है जो कि इन कंडीशंस को ठीक कर दे। दवाई कुछ सिम्टम्स को डाउन करती हैं, बच्चे की अटेंशन के ऊपर काम कर सकती हैं, हाइपर एक्टिविटी के ऊपर काम कर सकती हैं, बच्चे के ठहराव के ऊपर काम कर सकती है। जाहिर सी बात है, अगर बच्चा स्टेबल होता है तो हमारे थेरेपी और बाकी सब चीज़ों के एफर्ट्स बढ़ जाएंगे। बट ये बहुत ही गाइडेड एंड मॉनिटर्ड वे में होनी चाहिए। और एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर, आप सबसे मेरी एक ये रिक्वेस्ट है कि जितना मैं अभी तक मेडिकल फील्ड को समझ पाया हूँ, प्लीज़ किसी भी दवाई को एक झटके से अपनी मर्जी से रोकिए मत। आप डॉक्टर से बात करवा लीजिए, वो धीरे धीरे टेपर ऑफ कर देगा, डोजेस को सेट कर देंगे और किसी से आप उनसे ओपिनियन ले सकते हैं। लेकिन प्लीज़ इन दवाइयों से अपने आप मत खेलिए कि आज ज़्यादा सुस्त हो गया मैंने नहीं दी, कल ये ज़्यादा शोर मचा रहा था मैंने डबल दे दी, अब हम कहीं घूमने गए थे हमने अचानक रोक दी, तब डेफिनेटली इन दवाइयों का बुरा असर आ सकता है। तो प्लीज़ इसके लिए मेडिकल कंसल्टेंट्स जो हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके चीज़ों को समझते हुए अपने ये डिसीजंस लीजिए प्लीज़। बहुत सारे क्वेश्चंस एकेडमिक, राइटिंग, लर्निंग के ऊपर है, रीडिंग के ऊपर, अकॉर्डिंग टू एज बैंड ऑफ 5 to 6 years। क्या है कि राइटिंग एंड रीडिंग या लर्निंग के पार्ट्स को कैसे वो कवर अप कराएं।
अगेन ये तो बहुत जेनरिक है, पहले तो डायग्नोसिस चाहिए होगा हर बच्चे को, पहले आपको एक बार फॉर्मली असेस करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये है कि रीडिंग राइटिंग एकेडमिक टास्क के लिए बात की जा रही है कि बच्चे को कैसे करवाएं। ये तो एक लेवल है, इसमें कुछ भी बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है, जनरल पेरेंटिंग के हिसाब से हम इसे ले सकते हैं कि जैसे जैसे बच्चे का लेवल बढ़ता जा रहा है हम करवाते जा रहे हैं। अब बात ये आती है कि अगर हम कहीं पे भी थेरेपी करवा रहे हैं या कहीं पे प्ले स्कूल भेज रहे हैं या बच्चा रेगुलर स्कूल में जा रहा है और बच्चा अगर माइल्ड ऑटिज्म, मॉडरेट ऑटिज्म या जो भी आप लेवल की बात कर रहे हैं किसी भी स्लैब में आ रहा है, मुझे बच्चे की कैपेसिटी देखनी है कि क्या कर रहे हैं। इवन थेरेपी सेंटर्स में भी हमने देखा होगा मैचिंग करवाना, डॉट टू डॉट करवाना, बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना। ये जो एकेडमिक टास्क हैं अर्ली एज के अंदर, तो ये वैसे भी मैनेज होते चले जाएंगे, क्योंकि अटेंशन बिल्डिंग के लिए, इंटरेक्शन के लिए हमें कुछ तो करवाना ही है। तो वो थेरेपी सेंटर्स में भी जो थेरेपी प्रोटोकॉल्स बनते हैं उसमें भी इस तरीके की कुछ एक्टिविटीज़ करा दी जाती हैं।